हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर है। इसमें जनन कैसे करें, जनन कैसे होते हैं या जंतुओं और पौधों में जनन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला ले गए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, पौधों में अलैंगिक जनन होता है युग्मनों के संयोजन से, बिना युग्मनों के संयोजन से, किसी एक युग्मन के वर्धन से, दैहिक कोशिकाओं से। तो जो पौधों में अलैंगिक जनन होता है वह होता है दैहिक कोशिकाओं से होता है, यानी पहला का चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरा, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन, कलिकोत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो जो लैंगिक जनन होता है पौधों में, उसके लिए क्या आवश्यक है? अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है, यानी दूसरा का पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरा है, द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जंतुओं में, द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जंतुओं में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पौधों में, केवल जलीय पौधों में। तो द्विनिषेचन जो पाया जाता है वह आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, यानी तीसरा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा इसमें आते हैं, बीज लैंगिक जनन से विकसित होते हैं क्योंकि ये नए पौधे बनाते हैं। ये युग्मकों के संयोजन से बनते हैं, लंबे समय तक सुप्तावस्था में संचित रखे जा सकते हैं, एक बीज से केवल एक पौधा बनता है। तो बीज लैंगिक जनन से विकसित होते हैं क्योंकि उस प्रक्रिया में क्या कारण इसका है कि ये युग्मकों के संयोजन से बनते हैं, यानी चौथा का दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, पांचवा प्रश्न है, परागकण का परागकोश से वर्तिकांग तक पहुंचना कहलाता है परागण कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, उस्वेदन कहलाता है, गर्भाधान कहलाता है। तो कौन सी प्रक्रिया कहती है? परागण कहलाती है। पांचवा का ए ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न आते हैं, एक पुष्प के परागकण का परागण द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाता है स्वपरागण, परपरागण, वायु परागण, क्लिस्टोगैमी। यानी ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहती है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प पर जब वर्तिका पहुंचना क्या कहलाता है? पर परागण। सातवां, वायु परागण किस पौधे में होता है? चमेली, वेलिसनेरिया, गेहूं, सरसों। तो जो वायु परागण होता है किस पौधों में होता है? वह होता है गेहूं में होता है, यानी सातवां का तीसरा ऑप्शन सही हो। आठवां है, परागकण उत्पन्न होते हैं अंडाशय में, परागकोश में, पुंतंतु में, वर्तिका में। तो ये जो होता है परागकोश में उत्पन्न होते हैं। परागकण उत्पन्न होते हैं कहाँ? परागकोश में। नवा है, निषेचन कहते हैं नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन को, एंटीपोडल कोशिकाओं के मिलने को, तीन केंद्रकों के मिलने को, इनमें से किसी को नहीं। तो ये क्या होता है? निषेचन कहते हैं नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। 9 का पहला ऑप्शन से होगा। 10वां है, यदि एक पुष्पी पादप में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 12 है और तो 6 गुणसूत्र होंगे बीजांड की कोशिकाओं में, भ्रूणपोष कोशिकाओं में, बीजपत्री कोशिकाओं में, प्लूमूल की कोशिकाओं में। ये किसमें पाए जाएंगे? वह बीजांड की कोशिकाओं में पाए जाएंगे, यानी 10 का पहला ऑप्शन सही हो। 11 एकदम, बीजों का बीजावरण विकसित होता है बीजाणु से, भ्रूणपोष से, अध्यावरण से, अंडाशय से। तो बीजों का जो बीजावरण होता है वह कहाँ से विकसित होता है? वह होता है अध्यावरण से, यानी 11वें का तीसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 12वां प्रश्न, एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंड या बीजांड। तो इसमें क्या कहते हैं? इस मध्य भाग को, स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं?
वो कहते हैं वर्तिका कहा जाता है, यानी 12 का दूसरा आंसर सही होगा। 13 है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? वह उसका सही आंसर इसमें अंडाशय का, कि जो अंडाशय होता है वह फल में बदल जाता है। 14वां प्रश्न आते हैं, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है? एपिडिडाइमिस, अधिविक्र ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्नाशय। तो नर जनन अंगों से संबंधित जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? वह है प्रोस्टेट ग्रंथि है, यानी 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा सही होगा। 15 नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि, एपिडिडाइमिस, एड्रिनल, स्वेद। तो कौन सी ग्रंथि है? वह प्रोस्टेट ग्रंथि है, यानी 14वां और 15वां इसमें रिपीट क्वेश्चन कर दिया है, बस ऑप्शन इधर उधर बदल दिए हैं। तो इसमें 16वां प्रश्न है, एंजियोस्पर्म में निषेचनोपरांत बीज कवच बनता है? द्वितीयक केंद्रक से, अध्यावरण से, अंडाशय भित्ति से, भ्रूण कोश से। तो कहाँ से बनता है? वह तो अंडाशय की भित्ति से बनता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 16 का तीसरा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 15, इसमें इसका प्रोस्टेट हो गया। 16 का कहाँ से? अंडाशय भित्ति से, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। 17वां प्रश्न आते हैं, द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृत्तबीजी पौधों में, केवल जलीय पौधों में? तो जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है वह आवृत्तबीजी पौधों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो 17 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 18 निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अध्यावरण के द्वारा, बीजांड का है, निभागी, अंड द्वार। तो किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो वह है अंड द्वार के द्वारा, यानी 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। 19 मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22, 24, 42, 46। तो मनुष्य के शुक्राणु में जो ऑटोसोम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? वह 22 होती है, 19 का पहला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल 19 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किए, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्लास 10th के साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।